नमस्कार, सवेरा इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं हम यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किस तरह से अखिलेश यादव के साथ आए थे उनके चाचा शिवपाल यादव। अब उस गठबंधन को तोड़ने की वो तैयारी कर चुके हैं। बुधवार शाम को शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 30 मिनट तक मुलाकात की थी। उसके बाद से उन्होंने चुप्पी रखे हुए, लेकिन अब अटकलें लग रही हैं कि शायद वो बीजेपी में चले जाएंगे। देखते हैं इस पर पूरी रिपोर्ट हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे चाचा शिवपाल ने आज अपने राजनीतिक दल प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की। उम्मीद थी कि शिवपाल चुप्पी तोड़ेंगे, पर शिवपाल सही समय आने पर बोलने की बात कहकर निकल गए। उपचुनाव दो जगह होना, उसमें कैसे उतर रहे? अभी उचित समय नहीं है। उचित समय जब होगा तब हम आपको बुला लेंगे, सब बता देंगे। बिल्कुल। क्या होने जा रहा है? इस तरह सारे समर्थक आपकी तरफ देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शिवपाल यादव क्या फैसला। मुझे कुछ नहीं कहना है, चाहे परेशान हो, जब हम प्रेस बुला लेंगे तब बोल देंगे। शिवपाल यादव बुधवार को योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर आए हैं। अटकलें तेज हैं कि शिवपाल यादव बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आपको अंदरूनी सूत्रों के हवाले से बताते हैं कि शिवपाल के तेवर क्यों बागी हैं। शिवपाल यादव सपा संगठन में बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे, पर अखिलेश तैयार नहीं हुए। शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने सपा विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया था। एमएलसी चुनाव में शिवपाल के किसी प्रत्याशी या करीबी का अखिलेश ने समर्थन करने से मना कर दिया था। शिवपाल को लग रहा है कि अखिलेश उन्हें सम्मान नहीं दे रहे। वहीं सपा का तर्क है कि शिवपाल का अपना राजनीतिक दल है, इस वजह से उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया, और जब शिवपाल को सहयोगियों की बैठक में बुलाया गया तो शिवपाल नहीं आए। ये बात तय है कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को मनाने नहीं जा रहे हैं, और शिवपाल यादव के सामने सबसे बेहतर विकल्प है कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। उनके लड़के को जसवंत नगर से टिकट मिल जाएगा जब दल बदल में सीट जाएगी, और हो सकता है कि बीजेपी उनको कहे कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ ले या राज्यसभा दे दे, नहीं तो उनकी चलेगी सत्ता में। वरना शिवपाल के संगठन में अब कोई बड़ा नेता बचा नहीं है। शादाब फातिमा बसपा गई, शारदा शुक्ला बीजेपी, अशोक वाजपेयी बीजेपी जा चुके हैं। तो ऐसे में शिवपाल की आगे की राह कठिन है, पर राजनीति है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सहयोगी विनीत कुमार पटेल के साथ लखनऊ से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पेट्रोल डीजल की। 10 दिन में 9वीं बार कल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। तेल कंपनियों ने कल 80 पैसे उसमें इजाफा किया। 10 दिन में पेट्रोल 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। हालांकि आज दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन कल हमने देखा कि कांग्रेस ने लोकसभा में इस मुद्दे पर वॉकआउट कर दिया। देखते हैं रिपोर्ट। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध तेज हो रहा है। गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ संसद भवन के बाहर विजय चौक पर धरना प्रदर्शन किया। पिछले 10 दिन में 9 बार पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, और इसकी चोट डायरेक्टली सबसे गरीब मिडिल क्लास लोगों को पड़ती है। हमारी मांग है कि ये जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इनको सरकार कंट्रोल करे और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना बंद करे। इसके कुछ ही घंटों बाद सैकड़ों महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता संसद परिसर की गेट पर पहुंच गईं और महंगाई रोकने में सरकार की नाकामी के खिलाफ नारे लगाए। लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार से हम लोग ये मांग किए थे कि भाई प्राइस राइस पे हमारे सदन के अंदर चर्चा होना चाहिए। स्पीकर साहब और सत्तारूढ़ पार्टी प्रिंसिपल तो मान लिया कि हाँ होना चाहिए, लेकिन साथ में एक कैविएट लगा दी कि अगर मिनिस्टर जिनकी दफ्तर में प्राइस राइस की मुद्दा आते हैं, ये मिनिस्टर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, मतलब मिनिस्टर जब सुविधा होगी मिनिस्टर के, तब ये चर्चा होगी। तो मतलब अभी हम इसमें फंसे हुए हैं। दरअसल गुरुवार को ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले 10 दिन में 9वीं बार बढ़ा दी। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल
₹6.40 प्रति लीटर महंगा होकर ₹101.81 प्रति लीटर का हो गया, जबकि दिल्ली में डीजल भी ₹6.40 प्रति लीटर महंगा होकर ₹93.07 प्रति लीटर का हो गया है। मेट्रो शहरों में मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा ₹116.72 प्रति लीटर और डीजल ₹100.94 प्रति लीटर का हो गया है। कोई कुछ कर ही नहीं रहे ना, दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। गैस का और LPG, पेट्रोल, डीजल सब बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, उस हिसाब से कोई कुछ नहीं कर रही है। तो कोई सरकार आ जाओ, ये तो बढ़ाते रहेंगे। जब चुनाव आते हैं तो थोड़ा सा लॉलीपॉप दे देते हैं, उसके बाद सारे एक ही उसके हैं, एक ही थाली चट्टे बट्टे। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने माना पेट्रोल और डीजल की कीमतों से निपटना एक समस्या है। Sir, I will assure you to the all honorable house that within 2 years, the cost of electric two-wheeler, electric three-wheeler, electric four-wheeler will be equivalent to the petrol cost of the petrol vehicle, and the country will change. Our VR policy is import substitute, cost effective, pollution free and indigenous. Sir, because of petrol and diesel we are facing crucial problem already we see. So this is the only alternative by which going on alternative fuel, that is green hydrogen, electricity, ethanol, methanol, biodiesel, bio LNG and bio CNG. यूक्रेन युद्ध को लेकर बढ़ती अनिश्चितता की वजह से तेल संकट से निपटने की चुनौती भारत के लिए बड़ी हो रही है। हालांकि गुरुवार को एक समय कच्चे तेल की कीमत करीब 6% तक जरूर गिर गई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत अब भी $100 प्रति बैरल के ऊपर बनी हुई है और इस वजह से भारत में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से जल्दी राहत मिलेगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। संसद भवन से राजीव रंजन और प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस में अदालत ने एनसीबी की एसआईटी को चार्जशीट दायर करने के लिए समय 60 दिन और बढ़ा दिया। हालांकि एसआईटी ने जांच के लिए और 90 दिन मांगा था। कॉर्डेलिया क्रूज शिप केस में फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कुल 20 आरोपी हैं, जिनमें से 18 को जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 अब भी हिरासत में जेल में हैं। कॉर्डेलिया क्रूज शिप ड्रग्स केस अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही विवादों में है। बचाव पक्ष का कहना है कि 180 दिन मिलने के बाद भी अगर एसआईटी चार्जशीट फाइल नहीं कर पा रही है तो मतलब साफ है कि उसके पास सबूत नहीं है, इसलिए वो टाल मटोल कर रही है। डिफेंस पर तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि इनके पास एविडेंस नहीं है और ये एविडेंस नहीं होने के चलते जो है ये सिर्फ वक्त खींच रहे हैं और मांग कर रहे हैं इन सब चीज़ों की। और शुरू से लेकर आखिर तक इन लोगों ने व्हाट्सएप चैट के बारे में ही बात किया हुआ है। और व्हाट्सएप चैट भी कैसी चैट कि वी विल हैव अ ब्लास्ट। एक पार्टी में जाने के लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उस पार्टी में 1200 से 1300 के लोग आसपास जाते हैं और उनमें से सिर्फ गिनती चुनती को सिलेक्टिव लोगों को अरेस्ट करते हैं कमर्शियल क्वांटिटी दिखा के। तो ये समझने वाली बात है कि ये सिलेक्टिव केस था कुछ पर्सनल वेंडेटा की वजह से और कुछ नहीं। और ये केस में इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम खींचा जा रहा है क्योंकि ये लोगों के पास एविडेंस हाथ में नहीं लग रहा है और बिकॉज इसीलिए क्योंकि एविडेंस इनके पास है ही नहीं। अक्टूबर के पहले सप्ताह में एनसीबी ने तत्कालीन जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कॉर्डेलिया क्रूज शिप पर छापा मारकर ड्रग्स पार्टी का भंडाफोड़ करने का दावा किया था और अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि बाद में मामले के गवाह केपी गोसावी के साथ सेल्फी वायरल होने और एक पंच प्रभाकर साहिल के आरोपों के बाद पूरे मामले पर सवाल उठे। नतीजा ये हुआ कि मामले की जांच दिल्ली एनसीबी की एसआईटी को दे दी गई, लेकिन एसआईटी 180 दिन में भी जांच पूरा नहीं कर पाई, जिसके बाद उसने अदालत में अर्जी देकर चार्जशीट दायर करने के लिए 90 दिन बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 60 दिन ही दिए। एसआईटी की अर्जी में पुणे के सीएफएसएल लैब में जांच के लिए भेजे गए सभी 17 सैंपल साइकोट्रोपिक ड्रग्स पॉजिटिव पाए जाने के साथ जांच सही रास्ते पर होने का दावा भी किया गया है। इसमें क्या होता था कि एनसीबी एक चार्जशीट ऑलरेडी फाइल कर सकती थी और फिर बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन उसका बचा था उसके लिए सप्लीमेंट्री कंप्लेंट या सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर सकती थी और यही मुद्दे कोर्ट में प्रस्तुत किए गए थे कल। जैसे कि पहले से ही आरोप लग रहा था इस पूरे मामले में कि कहीं न कहीं ये केस जो है बनाया गया है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई और किसी की मंशा है, वैसा ही सवाल अब फिर उठना शुरू हो गया है क्योंकि जो एनसीबी की एसआईटी है वो 180 दिन होने के बाद भी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, वो और वक्त मांग रही है। उसका कहना है कि बहुत से अभी ऐसे आरोपी हैं, उनकी और जांच पड़ताल करनी है और जो सबसे अहम गवाह है
वो अहम गवाही दूसरे मामले में जेल में है, तो उसकी कस्टडी भी उसे नहीं मिल रही है। तो है लिहाजा कोर्ट ने अब 60 दिन का वक्त और दिया है कि वो चार्जशीट फाइल करे, तब तक अपनी जांच पूरी करे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोचा, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के घटते हुए मामले को देखते हुए दिल्ली वालों को एक राहत जरूर मिल सकती है। उन्हें मास्क पहनने की मजबूरी से निजात दिलाने की बात चल रही है। कल डीडीएमए की एक बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि मास्क न पहनने पर लगाया जाने वाला जो जुर्माना है उसे हटा लिया जाए। फिलहाल मास्क न पहनने पर 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि भले ही जुर्माने जैसी सख्ती को हटा लिया जाए, लेकिन अपनी सुरक्षा आपके अपने खुद के हाथ में है। मास्क और कोविड नियमों का पालन करते रहें। दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जो 500 रुपए का जुर्माना होता है, संभव है वो अब ना हो। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उसमें फैसला लिया गया है कि अब ये जो जुर्माना लगता है मास्क ना लगाने पर, ये मास्क ना लगाने पर जो 500 रुपए का जुर्माना दिल्ली के अंदर लग रहा है उसको खत्म किया जाए। तो इस बारे में जल्द ही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक आदेश जारी कर सकती है। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि एक तो कोरोना के जो मामले हैं अब वो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, लगभग 0.5% का पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि एक बहुत बड़ी आबादी को जो है वैक्सीन लग चुकी है। 100% लोगों को तो दिल्ली के अंदर पहली वैक्सीन की डोज लग ही चुकी है और दूसरी डोज भी जो है वो एक बड़ी आबादी को लगाई जा चुकी है। दूसरा जो कारण है ये फैसला लेने का वो ये भी है कि दिल्ली सरकार ने जो कोरोना नियमों को लागू करने के लिए जो अपनी फोर्स लगाई हुई थी, अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो इस काम पर लगाए हुए थे कि वो लागू करवाएं, चालान काटें, कहीं कोई मास्क नहीं पहन रहा, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, तो इसको लागू करवाने के लिए जो अपनी फोर्स लगाई हुई थी उनको अब उनके मूल काम पर लगा दिया है। तीसरा, अब दिल्ली के अंदर सारी दिल्ली ही खुली हुई है, सारे नियम जो हैं कोरोना वाले वो खत्म किए जा चुके हैं। दिल्ली वैसे भी बिल्कुल नॉर्मल ही घूम रही है। चौथी जो सबसे अहम बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि मास्क अब वैसे भी कोई नहीं लगा रहा है, क्योंकि लोग जो हैं बिना मास्क के ही अब घूम रहे हैं। लोगों को इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है या लोग इतने ज़्यादा इससे बोर हो चुके हैं कि मास्क जो है वो अगर कहीं बिल्कुल ही ज़रूरत है, कोई बिल्कुल ही प्रेशर दे कि बिना मास्क पहने अगर आप यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, आप मास्क नहीं पहनेंगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो तभी लोग जो हैं मास्क पहन रहे हैं। इसके अलावा मास्क जो है वो लगभग छूट ही चुका है। तो ऐसे में ये पाया गया कि क्या अब मास्क जो है उसकी ज़रूरत अब नहीं है। तो सूत्रों के मुताबिक इसमें इस बात पर सहमति बनी है कि अब फाइन जो लगाया जाया करता था, जो कुछ समय पहले तक 2000 रुपये हुआ करता था, अभी कुछ दिन पहले जो है उसको घटाकर 500 रुपये कर दिया गया और अब उसको जो है घटाकर निल, यानी कि कोई जुर्माना ना लगाने की बात अब कही जा रही है। लेकिन ये भी संभव है कि जब ये आदेश दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देगी कि अब दिल्ली में मास्क ना लगाने पर जो है आपको जुर्माना नहीं देना होगा, तो साथ में ये भी कहा जाए कि एडवाइस आपको दी जा रही है कि आप मास्क ज़रूर पहने। तो एडवाइस होना कि आप मास्क पहने ये अलग बात है, और मास्क ना पहनना एक पनिशेबल ऑफेंस होना ये अलग बात है। तो पनिशेबल ऑफेंस जो है उसके लिए सूत्रों के मुताबिक सहमति बन गई है कि मास्क ना पहनना एक पनिशेबल ऑफेंस यानी दंडनीय अपराध, यानी 500 रुपये जुर्माने का अपराध जो है वो उसको ना रखा जाए। हाँ, एडवाइस के तौर पर लोगों को ये सलाह ज़रूर दी जाए कि आप मास्क अपनी सेफ्टी के लिए पहनते रहिए। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो आपने सुना कि मास्क अपनी सेफ्टी के लिए जरूर पहने। बहरहाल रुक करते हैं अब अगली खबर का। नवरात्र के दौरान अगर आपका व्रत है और आप ट्रेन से सफर करना है आपको, तो अब आपको ट्रेन में व्रत वाली थाली ऑर्डर कर सकते हैं। 2 अप्रैल से IRCTC ने बिना प्याज लहसुन वाला खाना परोसने का इंतजाम किया है। नवरात्रि के दौरान आपका व्रत हो और ट्रेन का सफर लंबा है, तो आप अपनी बर्थ पर व्रत की थाली ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ इस तरह की थाली आपकी सीट पर IRCTC मुहैया करवाएगा। कीमत 99 रुपए से 250 रुपए के बीच होगी। कीमत सबसे कम जो कीमत हम लोगों ने रखी है भोजन का, वो साबूदाने की खिचड़ी का कीमत रखा है, हम लोगों ने बनाया है, और वो 99 रुपये का रखा है। ये कीमत जो है वो 4 अलग अलग तरह की थालियाँ हैं
और करीब करीब ये 250 रुपये तक जाएंगी। इसमें फ्रेश जूस भी होगा, फलाहार का भी प्रोविज़न रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने साबूदाने की खिचड़ी के साथ साथ कुट्टू के आटे का पकोड़ा और उसकी खास करके उसकी रोटियां, ऐसी सब चीज़ें रखी हैं। इसके अलावा सीताफल खीर, साबूदाना टिक्की, आलू चाप, पनीर मखमली, पराठा, अरबी मसाला थाली में परोसे जाएंगे। इसमें न प्याज होगा और न ही लहसुन। यह खाना सेंधा नमक, घी और सफेद मक्खन से तैयार किया जाएगा। 1323 हाँ, इसके ऊपर आप डायल करिए और खाने का ऑर्डर दे दीजिए। दूसरा है आपका कि ecatering.irctc.co.in जो है, इसके ऊपर आप ये खाने का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है जो ऐप के जरिए भी आप प्लेस कर सकते हैं। फूड ऑन ट्रैक IRCTC का अपना एक ऐप है। ये ऐप आप डाउनलोड करिए, खाने का ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। इस नई शुरुआत के जरिए IRCTC आने वाले व्रत के दौरान भी मुसाफिरों को ऐसी थाली परोसता रहेगा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।